हेलो गाइस, मेरा नाम है जतिन अग्रवाल और आप जुड़ चुके हैं द बुल ऑफ द लाल स्ट्रीट चैनल के साथ। आज हम बात करने वाले हैं एप्पल इंडिया की। एप्पल इंडिया का स्टॉक एनालिसिस रहेगा हमेशा की तरह। पहले हम यहाँ पे बात करेंगे, वीडियो में चर्चा करेंगे, बिजनेस मॉडल समझेंगे, अपॉर्चुनिटीज वगैरह समझेंगे। उसके बाद हम चलेंगे स्क्रीनर पे और इनकी इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन पे, ताकि हम फाइनेंशियल्स देख सकें, हम देख सकें ग्रोथ कहाँ से आ रही है, कैसी परफॉर्मेंस चल रही है। और उसके बाद हम चलेंगे ट्रेडिंग व्यू के ऊपर। ट्रेडिंग व्यू पे हम चार्ट समझेंगे। आप सबको पता ही है कि मेरी कोई भी फंडामेंटल रिसर्च कंप्लीट नहीं होती टेक्निकल एनालिसिस के बिना। हम कभी भी इन्वेस्टिंग नहीं करते बिना टेक्निकल्स को वहाँ पे ब्लेंड करे हुए। तो सारी चीज़ें कवर करेंगे, सब कुछ समझेंगे, डिटेल में समझने वाले हैं एप्पल इंडिया के बारे में। बट अगर मैं छोटे से एक सेंटेंस में समझाना चाहूँ ना कि एप्पल इंडिया करता क्या है, तो बेसिकली आपको जो मोबाइल पे एड्स दिखते हैं ना, वो टारगेटेड होते हैं। टारगेटेड कैसे? आपने कोई चीज़ सर्च करी, उसके रिगार्डिंग आपको एड्स दिखने लगेंगे, राइट। तो एप्पल का काम है वो एड्स आपको दिखाना। सबसे सिंपल टर्म्स में अगर आपको बिजनेस से समझना है, जो मोबाइल पे आपको एड्स दिख रहे हैं ना, क्योंकि इनका अगेन मेन प्लेटफॉर्म इन्होंने जो बनाया है, इन्होंने जो अपना सोल्यूशन बनाया हुआ है, जो एल्गोस डेवलप करी हैं, वो मोबाइल एड्स को टारगेट करती है, मोबाइल पे कहीं ना कहीं कंज्यूमर्स को टारगेट करती हैं। तो अगर मेरे को बहुत सिंपली समझाना हो आपको, तो बस इतना ही बिजनेस मॉडल है। अब इसके अंदर और डिटेल आ जाती है और डेप्थ आ जाती है, बड़ी सारी लेयर्स है जिनको हम पील करेंगे, चीज़ें समझेंगे यहाँ पे। और हम ये भी देखेंगे कि क्यों एक एप्पल इंडिया एक अच्छी इन्वेस्टमेंट हो सकती है और क्यों मार्केट इसको इतना हाईली वैल्यू करता है। बट अगेन सिंपल टर्म्स में इससे ज़्यादा बिजनेस कुछ नहीं है, मेन बिजनेस यही है। अब इस बिजनेस के बारे में ही हमें और जानना है और समझना है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो गाइज, मैंने आपको बताया कि कैसे मोबाइल एड्स आपको जो दिखते हैं वो टारगेटेड होते हैं। अब टारगेटेड कैसे होते हैं? एक टर्म है यहाँ पे, कुकीज़। तो कुकीज़ आपने ज़रूर सुना होगा, अगर आप थोड़ा सा भी इंटरनेट वगैरह सर्फ करते हैं, वहाँ पे लिखा आता है एक्सेप्ट ऑल कुकीज़, डिक्लाइन कुकीज़, मैनेज कुकीज़ आने लग गया है। ये सारी चीज़ें इसलिए आने लगी क्योंकि यूरोपियन यूनियन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो रही है और वो चाह नहीं रहे कि आप इतना डेटा ट्रैक करें कंज्यूमर्स का या लोगों का, और पर्सनल डेटा ट्रैक हो। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करी जा रही है, इसलिए अब ये सब दिखता है। बट कुकीज़ टर्म ही इन्होंने इसलिए रखा क्योंकि कुकी सुनते हैं ना, एक फ्रेंडली सा टर्म साउंड करता है। अगर वहां पे ट्रैकर लिखा हो ना, तो बहुत लोग मना कर दें, सीधा रिजेक्ट कर दें। बट कुकीज लिखा होता है तो सब लोग एक्सेप्ट कर देते हैं कि अच्छा कुकीज हैं, पता नहीं क्या है। बहुत लोगों को तो एक्चुअली नहीं पता क्या है। बहुत लोग तो सोचते हैं एक्चुअली यूं ही कोई टर्म होगी, कुकीज होंगी, पता नहीं क्या है, क्यों है। सब बस एक्सेप्ट एक्सेप्ट। हमारी आदत होती है ना एग्रीमेंट बिना पढ़े एक्सेप्ट एक्सेप्ट करने की, तो वही वाली आदत यहाँ पे भी चलती रहती है। तो बहुत ही एक स्मार्ट तरीका रहा है कि उसको कुकीज लिखा गया, उसको ट्रैकर नहीं लिखा गया। एंड कुकीज़ जो हैं आपके, वो आपका कहीं ना कहीं बिहेवियर ट्रैक करते हैं, आपका डेटा ट्रैक करते हैं, समझते हैं कि आप क्या कर रहे हैं वेबसाइट्स के ऊपर। एंड उस बेसिस पे जब प्रोडक्ट्स वगैरह सर्च करते हैं, तो कहीं ना कहीं एप्पल जैसी कंपनीज के सोल्यूशंस वहाँ पे कंपनीज खरीदती हैं, उनकी सर्विसेज लेती हैं, और फिर उस बेसिस पे आपको टारगेटेड एड्स दिखते हैं। अगर आज मैं जूता सर्च कर रहा हूँ अमेजोन के ऊपर, मैं किसी और वेबसाइट पर जाऊँगा तो अगेन मुझे वहाँ पे शूज़ वगैरह दिखने लगेंगे। तो ये कहीं ना कहीं मोबाइल पर अगर आप देखते हैं कि ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, तो एप्पल जैसी कंपनी है जो ये सारी चीजें पॉसिबल कर पा रही हैं, क्योंकि कोई तो वहां पे अपना एल्गोरिदम बिछाएगा, कोई तो अपना सॉफ्टवेयर बिछाएगा ताकि ये सारी चीजें पॉसिबल हो सके। तो एप्पल इंडिया जैसी कंपनी, जो कि लीडिंग टेक कंपनीज में से एक है इंडिया के अंदर, एड टेक स्पेस में बात करें तो डेफिनेटली वन ऑफ द लीडिंग कंपनी है इंडिया के अंदर। ये कंपनी ऐसे काम करती है और इसी से कई ज्यादा बेनिफिट्स आते हैं, कई ज्यादा सेल्स आती हैं कंपनीज की। और देखिए, मतलब हो सकता है कि कुछ लोगों को ये चीज़ बिल्कुल पसंद ना आए, राइट। सो दैट इज़ अ पॉइंट ऑफ डिस्कशन दैट वी कैन डू इन अनदर वीडियो कि कितना एथिकल है, कितना नहीं है। बट कहीं ना कहीं अगर एड्स पर्सनलाइज्ड होते हैं तो वो बेनिफिशियल होते हैं, क्योंकि एड्स तो आपको दिखने ही दिखने हैं, आप ये मान के चलें। मैं YouTube प्रीमियम इसलिए लेके रखता हूँ ताकि मेरे को वो एड्स ना दिखें। बट यहाँ पे भी YouTube कस्टमाइज करता है, राइट। जब आप अपने होम पेज पे जाते हैं तो आपको सर्टेन वीडियोस दिखती हैं, सर्टेन वीडियोस नहीं दिखती। तो कहीं ना कहीं डेटा वेटा ट्रैक हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। तो मैं भी प्रेफर करूंगा कि मेरे को वो कंटेंट दिखाया जाए जिसमें मुझे इंटरेस्ट है, बजाय उसके जिसमें मेरे को कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं इसके पॉजिटिव्स भी हैं, नेगेटिव्स भी हैं। गवर्नमेंट्स भी वर्क कर रही हैं कि इसको बैलेंस आउट कैसे करें। देयर आर अ फ्यू टेक कंपनीज दैट रियली आर पुशिंग द बाउंड्री, और वो भी कोशिश कर रहे हैं कि हम कैसे इंप्रूव कर सकें। बड़ी टेक कंपनीज को करना पड़ता है, बट बड़ी टेक कंपनीज भी अगर उनको बोला जाए तो कम से कम कर रही हैं, और करना भी चाहिए, कहीं ना कहीं सोचना भी चाहिए इन चीज़ों के ऊपर। और अब मेटावर्स वगैरह पे इतनी बातें चल रही हैं, तो हम वो देखेंगे कि कैसे जाके सिस्टमैटिकली सारा बैठता है। बट अगेन कमिंग बैक टू एप्पल इंडिया, ये जिस सेक्टर में काम कर रहे हैं वो डिजिटल एडवर्टाइजिंग का है। डिजिटल एडवर्टाइजिंग का जो सेक्टर है वो बहुत हाईली ग्रो कर रहा है।
एंड एक्सपेक्टेड है कि अगले कुछ सालों में इंडिया में तो 30% से ऊपर की कैगर से ग्रो करेगा वो। और अगर हम साउथ ईस्ट एशिया की बात करें तो उसके अंदर भी एक्सपेक्टेड है कि 15% से ऊपर की कैगर उसकी रहने वाली है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं कंपनी बहुत अच्छी है, मार्केट भी इसको अच्छे से वैल्यू कर रहा है और इनका बिजनेस भी हमें बढ़ता हुआ लगातार दिख रहा है। अब छोटी सी हिस्ट्री जान लेते हैं कंपनी के बारे में। कंपनी की शुरुआत हुई थी जब मिस्टर अनुज कुमार सोहम ने 2006 में एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को एक्वायर किया था 2 और लोगों के साथ मिलके। ही इज करंटली द प्रमोटर ऑफ द कंपनी। और उन्होंने जब एक्विजिशन किया था उन्होंने 2006 में रीब्रांडिंग करी, इसकी एफएल इंडिया बनाया एंड 2018 में हमने देखा कि एफएल इंडिया पब्लिकली लिस्ट भी हुई इंडियन स्टॉक मार्केट के ऊपर। एज आई ऑलरेडी सेड, इट्स अ लीडिंग एड टेक कंपनी। इट फोकसेस ऑन मोबाइल सॉल्यूशंस। तो मोबाइल के ऊपर जो आपको एड्स दिखते हैं उसके ऊपर ही इनका फोकस है। इनकी खुद की एल्गोरिदम है, इनके खुद के प्लेटफॉर्म्स हैं जिस पे लोग आपके बिजनेसेस वगैरह एनरोल कर सकते हैं, इनके साथ काम कर सकते हैं, तभी ये अपना जो डेटा वेटा है वो सारा इतना कुछ बेटर मोनेटाइज कर पाते हैं, इतना ढंग से काम कर पाते हैं। अगर आपको कहीं टर्म सुनने को आए ना मास, MAAS, तो उसके अंदर M कैपिटल होगा, S कैपिटल होगा, AA छोटा होगा। हमने जैसे CPaaS की बात करी थी, SaaS की बात करी थी, तो यहाँ पे मास सुनने में आ सकता है, मैस सुनने में आ सकता है, जो भी कहना चाहते हैं। तो इट इज बेसिकली मोबाइल एज अ सर्विस, मोबाइल एडवर्टाइजमेंट एज अ सर्विस इनके केस में। और कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि सारी बड़ी स्पेशलाइज्ड IT कंपनीज हैं। और SaaS कंपनीज वगैरह जो होती हैं वो क्या करती हैं कि वो बहुत सारे बिजनेसेस के साथ लगातार काम कर रही होती हैं, बट उनके प्लेटफॉर्म्स वो सारे खुद के होते हैं, उनकी एल्गोरिदम खुद की होती है, तो उनका बहुत सारा कंट्रोल होता है इन चीज़ों पे। ट्रेडिशनल IT कंपनीज अगर हम देखते हैं ना तो उनके साथ क्या होता है, जैसे आप मान लीजिए TCS या इन्फोसिस की बात करें तो वो माइक्रोसॉफ्ट वगैरह के साथ मिलकर काम कर रही हैं डेफिनेटली उनके प्लेटफॉर्म्स, बट वो प्लेटफॉर्म्स उनके खुद के नहीं हैं। उनके पास ऑन बोर्डिंग हो सकती है कि अलग ढंग से कराते हो, वो मैनेज उस प्लेटफॉर्म को अलग ढंग से करते हो, बट वो प्लेटफॉर्म खुद उनका नहीं है। बट यहाँ पे प्लेटफॉर्म्स जो होते हैं आपके प्रोप्राइटरी होते हैं एंड इसीलिए कहीं ना कहीं SaaS कंपनीज को, CPaaS प्रोवाइडर्स, अगेन ये सारी वैरायटी है SaaS के अंदर ही कहीं ना कहीं, बट इसीलिए मार्केट इसको थोड़ा अलग ढंग से वैल्यू करके चल रही है इंडिया के अंदर भी। और इसीलिए आपको भी ध्यान देना है कहीं आप IT, ट्रेडिशनल IT और इनसे कंफ्यूज होकर ये ना सोच लें कि ट्रेडिशनल IT बहुत डिस्काउंट पे चल रहा है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे प्लेटफॉर्म्स की प्रोप्राइटरी राइट्स इनके पास है, तो कहीं ना कहीं उसका प्रीमियम मार्केट इन्हें देके चल रही है। अब ये कंपनी पैसा कैसे कमाती है, तो इनका मेन मॉडल है CPCU, कॉस्ट पर कन्वर्टेड यूजर। जी हाँ, तो अगर आप किसी ऐड वगैरह पे क्लिक करते हैं और वहां से आप शॉपिंग वगैरह करते हैं, प्रोडक्ट बाय करते हैं, सर्विस बाय करते हैं, तो ही एफएल इंडिया कहीं ना कहीं पैसा कमाती है, अगर आपका कस्टमर कन्वर्ट हो रहा है तो, राइट। अगर आपको किसी अपने वेबसाइट पे या प्लेटफॉर्म पे ऑनबोर्डिंग करनी है कस्टमर की, तो जब तक वो ऑनबोर्डिंग नहीं हो जाएगी तब तक ये बेसिकली पैसा नहीं कमा रहे। तो ये फोकस करते हैं CPCU मॉडल पे, कॉस्ट पर कन्वर्टेड यूजर पे। और कहीं ना कहीं इसीलिए कंपनीज इनको बहुत ज्यादा प्रेफरेंस देती है, क्योंकि आप सोचो ना, मैं इनको पैसा तभी दे रहा हूं एक तरीके से जब मेरी सेल हो रही है। सिंपल टर्म्स में अगर मैं आपसे कहना चाहूं तो कहीं ना कहीं एक बहुत ही पॉजिटिव चीज है जो एफएल इंडिया ने डेवलप करी है। और करंटली जो भी इनका रेवेन्यू आता है ना, उसमें 91.6% कॉन्ट्रीब्यूशन CPCU मॉडल का ही है, बाकी नॉन CPCU मॉडल से आता है 8.5% के अराउंड रेवेन्यू। बट आप देख सकते हैं कि इसी मॉडल पे फोकस है, यही प्राइमरीली इनका मॉडल है और इसी बेसिस पे ये पैसा कमा रहे हैं और इसी तरीके से ये पैसा कमा रहे हैं। अब इनके 2 मेन बिजनेस सेगमेंट्स हैं, उसके बारे में मैं थोड़ा पढ़ देता हूं ताकि मिस्टेक ना हो मुझसे। तो सबसे पहले है कंज्यूमर प्लेटफॉर्म का, उसके अंदर ये एक्विजिशन, एंगेजमेंट, ट्रांजैक्शन, लीडिंग ब्रांड्स के साथ वर्क करते हैं वहाँ पे और ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। B2C कंपनीज वगैरह के साथ भी काम करते हैं। दिस सेगमेंट ऑल्सो इंक्लूड्स रीटारगेटिंग एंड पुश नोटिफिकेशंस फॉर ई-कॉमर्स। तो कहीं ना कहीं ई-कॉमर्स वेबसाइट पे अगर आप कोई चीज़ विजिट करते हो तो वो रीटारगेट वगैरह कर रहे होते हैं आपको किसी ना किसी तरीके से कि आप और चीज़ें खरीदें या आप कन्वर्ट हो जाएं। एंड पुश नोटिफिकेशंस वगैरह जो हमें आते हैं ऐप्स के ऊपर या अपने फ़ोन्स के ऊपर, अगर आप देखें तो वो सारी चीज़ें भी कहीं ना कहीं इसी बिजनेस सेगमेंट का पार्ट है। और ये बिजनेस सेगमेंट इनका मेन है, 99% रेवेन्यू इसी बिजनेस सेगमेंट से आता है। दूसरा सेगमेंट जो इनका है वो थोड़ा छोटा है, एंटरप्राइज प्लेटफॉर्म का। थोड़ा क्या मैं कहूँगा, बहुत ज़्यादा छोटा है, आखिर 1% रेवेन्यू वहीं से है। एंड इसके अंदर ये क्या कर रहे हैं, दे आर एनेबलिंग ऑफलाइन बिजनेसेस टू ऑनबोर्ड ऑनलाइन, राइट। कि आप ऑनलाइन कैसे लाएं कस्टमर्स वगैरह को, वहाँ पे आप कैसे ऑन बोर्ड वगैरह भी कर सकते हैं, ऐप डेवलपमेंट वगैरह भी उस पर भी ध्यान दे रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे ध्यान दिया जा रहा है इनकी तरफ से कि ऑफलाइन बिजनेसेस को किसी तरह ऑनलाइन हम ले आएं। अब गाइस नेक्स्ट चीज बात करते हैं रेवेन्यू की। तो रेवेन्यू का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, क्योंकि नंबर्स तो हम इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन पर हमसे देख लेंगे। रेवेन्यू की अगर हम बात करें तो आप देखेंगे मेजर बिजनेस इंटरनेशनल ही है। अब मेजर ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा एक कंट्री में सैचुरेटेड है कुछ है,
39% इंडिया से है, राइट। तो ऑलमोस्ट 40% आप मान लें इंडिया से है, बाकी का 60% जो बिजनेस है वो इंटरनेशनल है। तो यस, कहीं ना कहीं आपका बिजनेस जो बाहर के देशों से आ रहा है वो एज कंपेयर टू डोमेस्टिक बिजनेस ज्यादा है। बट अगेन आई थिंक कंट्री वाइज अगर हम देखेंगे तो इंडिया इज अगेन वन ऑफ द लार्जेस्ट मार्केट्स फॉर देम। R&D पे बहुत ज्यादा फोकस है, राइट। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे अगर कोई भी टेक कंपनी फोकस नहीं करेगी, इनफैक्ट हम केमिकल कंपनीज की भी बात करते हैं कि अगर आप लगातार इनोवेट नहीं कर रहे तो आप पीछे रह जाएंगे बहुत ज्यादा गेम के अंदर। टेक के लिए तो वो बात और भी ज्यादा है, क्योंकि टेक में तो डिस्ट्रप्शन आए दिन होते रहते हैं। तो इनके पास 6 पेटेंट्स पहले से हैं यूएस के अंदर, और इन्होंने 14 और पेटेंट्स फाइल कर रखे हैं इंडिया में, सिंगापुर में, यूएस में डिस्ट्रीब्यूटेड है वहाँ पे। एंड ये कहीं ना कहीं फ्यूचर रेडी होना चाह रहे हैं, फ्यूचर टेक रेडी होना चाह रहे हैं, अपने आप को चेंजेस जो होंगे उनमें ढालना चाह रहे हैं और उसके हिसाब से ही काम करना चाह रहे हैं, बिकॉज दे अंडरस्टैंड कि क्या चेंजेस हो सकते हैं, क्या दिक्कत आ सकते हैं, और उसी बेसिस पे या कंपनी आगे बढ़ना चाह रही है, उसी बेसिस पे लोग काम करना चाह रहे हैं। अब गाइज इस बिजनेस के ना 4 कंपेटिटिव एडवांटेजेस हम लोग आज समझ लेते हैं। तो 4 ही मैं आपको बता रहा हूं, आप इसके अंदर और बिल्ड कर सकते हैं, बट मैंने 4 पॉइंट्स यहाँ पे नोट किए हैं एंड उन 4 पॉइंट्स को अब हम समझने वाले हैं। तो ये सेक्शन को थोड़ा आप ध्यान से देखें। सबसे पहला एडवांटेज है जो इनका CPCU मॉडल है, कॉस्ट पर कन्वर्टेड यूजर। तो ये एडवांटेज क्यों है? क्योंकि आप तभी पैसा दे रहे हो जब आपकी सेल हो रही है। आप बाकी एडवर्टाइजमेंट प्लेटफॉर्म्स को देखोगे तो गूगल हो गया, फेसबुक हो गया, ये लोग आपसे चार्ज करते हैं CPM या CPC बेसिस पे, कॉस्ट पर मिल और कॉस्ट पर क्लिक बेसिस पे, राइट। तो इसके अंदर होता क्या है कि ये लोग कहते हैं कि अगर किसी ने क्लिक कर दिया तो आपको बेसिकली हमें पैसे देने पड़ेंगे। उसके बाद सेल हो ना हो, वो 2 सेकंड वीडियो देखे, वो ऐड देखे ना देखे ढंग से, जो भी हो, बट वो क्लिक पे आपको पैसे हमें देने पड़ेंगे अगर आप चाहते हो कि वो क्लिक आए, राइट। दूसरी चीज क्या है कि ये लोग क्या करते हैं, और ये लोग आपसे इंप्रेशंस के चार्जेस लेते हैं। तो मान लीजिए मेरे को अपनी यूट्यूब पे वीडियो प्रमोट करनी है, चैनल प्रमोट करने के लिए, तो ये कहेंगे कि इतने इंप्रेशंस आ सकते हैं, ये है वो है, इंप्रेशंस के एक तरीके से चार्जेस ले रहे हैं। तो इंप्रेशंस में क्या होगा, आपको थंबनेल दिख जाएगा, मेरा वीडियो का टॉपिक दिख जाएगा, थंबनेल दिख जाएगा कि हाँ यार ये वीडियो शायद मैं देख सकूं, आप सोचोगे, बट हो सकता है आप उस पर क्लिक भी ना करो, बट उस इंप्रेशन के आने के कि आपको वो वीडियो दिखे उसके भी सोचो मैं पैसे दे रहा हूं। तो ये लोग कहीं ना कहीं इंप्रेशन, CPM, CPC इस पे काम करते हैं, बट एप्पल इंडिया काम करती है कॉस्ट पर कन्वर्टेड यूजर पे। तो कहीं ना कहीं इसलिए एप्पल इंडिया का जो एडवर्टाइजमेंट प्लेटफॉर्म है वो बिजनेसेस प्रेफर करते हैं, क्योंकि आप पैसा उतना ही दे रहे हो जितना आपकी सेल्स वहां से आ रही हैं। ऐसा नहीं है कि आप जबरदस्ती अपना फंड ब्लो करे जा रहे हो। यस, फेसबुक और गूगल इनकी रीच बहुत ज्यादा है, इसलिए लोग इन प्लेटफॉर्म्स पे हैं और एड्स अपने चलाते हैं, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट यहाँ पे आपको एक कंपेटिटिव एडवांटेज समझ आता है, क्योंकि आप में से काफी लोग कह सकते हैं कि जतिन वाई नॉट अ गूगल और अ फेसबुक, ऐसा क्यों है कि हम इस पे ज़्यादा ध्यान दें, हम क्यों ना फेसबुक या गूगल पे ध्यान दें। बट ये डिफरेंस आपको यहाँ पे एक बड़ा क्लियर समझ आया होगा अभी, एंड ये इनका एक बहुत ही सॉलिड कंपेटिटिव एडवांटेज है। जो इनका सेकंड कंपेटिटिव एडवांटेज है उसको प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा, एंड वो आप में से ही एक जो मेरे सब्सक्राइबर हैं यूट्यूब पे, वो मेरे टेलीग्राम में भी मेंबर हैं, एंड उनके साथ हमने लास्ट वीक एक सेशन भी रखा था, उन्होंने मुझे पॉइंट समझाया है। तो उनका नाम पार्थ है। पार्थ ने मुझे पॉइंट बहुत डिटेल में समझाया कि बेसिकली है क्या, गूगल हो गया, इन पे यूरोपियन यूनियन और ये सारे मिलके ना फेज आउट कर रहे हैं जो आपके पर्सनलाइज्ड कुकीज़ होती हैं, जो पर्सनल डेटा ट्रैक करती हैं कुकीज़, उनको फेज आउट करने की प्लानिंग है। और मैं आपसे पहले ही कह रहा हूँ, यूरोपियन यूनियन बहुत बड़ा स्टैंड ले रही है कहीं ना कहीं कि पर्सनल डेटा आप ट्रैक नहीं कर सकते, और गूगल वगैरह को फोर्स किया जा रहा है कि अब ये सारे कुकीज़ और थर्ड पार्टी कुकीज़ और इन टाइप की चीज़ें आप सारी बंद करें। तो कहीं ना कहीं क्योंकि गूगल इन कुकीज़ को शट डाउन कर रहा है, तो आप देखते हो वहाँ पे जो स्पेशलाइज्ड एड टेक कंपनीज है ना, आपकी एप्पल इंडिया की जैसी, वो काम आती हैं। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि हमारा कुकीज़ जो हमने डेवलप किए हैं ना, वो पर्सनल डेटा नहीं ट्रैक कर रहे, वो कंज्यूमर का बिहेवियर ट्रैक कर रहे हैं। यानी कि वो मेरे बारे में वैसे कुछ नहीं जानते, बट क्योंकि मैं सर्चेस वगैरह करता हूँ, प्रोडक्ट्स देखता हूँ, तो वो मेरे बारे में सारी चीज़ें जान जाते हैं। तो कहीं ना कहीं लूप होल है अगेन, बट डेफिनेटली एक छोटा सा डिस्टिंक्शन है दोनों के बीच में, एंड दैट इज़ अनदर रीज़न कि इनका बिजनेस इफेक्ट नहीं होता अगर गूगल की अभी जो पॉलिसी चेंजेस इंप्लीमेंट होनी है उसके बाद भी हम देखेंगे कि ये बिजनेस अपना करते रहेंगे। फ्यूचर में भी मुझे लगता है कि कोई और अगर पॉलिसी चेंज आता है या कुछ और रूल्स एंड रेगुलेशंस आते हैं, दे विल बी देयर टू अडैप्ट। अगर इन्होंने इस बार अडैप्ट इतने अच्छे से किए और इतने अच्छे से अपने बिजनेस को संभाले रखा है, कोई इंपैक्ट नहीं आ रहा बिजनेस के ऊपर, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि दे अंडरस्टैंड द इंडस्ट्री, दे नो वेयर द इंडस्ट्री इज गोइंग, एंड कहीं ना कहीं उसी बेसिस पे लोग आगे काम करते रहेंगे। सो ये हो जाता है इनका सेकंड कंपेटिटिव एडवांटेज, जो अगेन थैंक्स टू पार्थ मैं आप लोगों को और डिटेल में समझा पा रहा हूं, क्योंकि मुझे वो इतना डिटेल में समझ आया, तभी मैं आपको सिंप्लीफाइड टर्म्स में समझा पा रहा हूं। अब हम चलते हैं तीसरे कंपेटिटिव एडवांटेज के ऊपर। तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि इनका जो रेवेन्यू आ रहा है ना, वो उन सेगमेंट से बहुत ज्यादा आ रहा है जहां
पे एक्चुअली ग्रोथ है या जहाँ पे एडवर्टाइजमेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो कभी कभी होता है कुछ कंपनी ना कोई नीच सेगमेंट पकड़ लेती है, तो हमें डर ये रहता है कि यार वहाँ अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो क्या होगा, बट इस केस में ऐसा नहीं है। तो अगर आप EFGH सेगमेंट की बात करें, यानी एंटरटेनमेंट हो गया, फूड एंड बेवरेजेस हो गया, FMCG का जो सेगमेंट होता है, जी से आप गेमिंग पे जा सकते हैं, राइट, एंड H से आप हेल्थ केयर मान सकते हैं। तो जो EFGH का आपका सेगमेंट है उसके अंदर इनका रेवेन्यू बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही तगड़ा रेवेन्यू इनको वहाँ से आता है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं एप्पल का बिजनेस मॉडल बहुत सस्टेनेबल है, बिकॉज दे आर वर्किंग इन डोमिनेंट इंडस्ट्रीज जहाँ पे एड स्पेंड लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। चौथा कंपेटिटिव एडवांटेज जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है वो ये है कि इनके पास इन हाउस क्लाउड प्लेटफॉर्म है, अपना स्टोरेज वोरेज डेटा का इनके पास खुद ही, इनके पास डेटा वेयर हाउसेज हैं अपने। तो टेराबाइट्स ऑफ डेटा जो इनके पास है वो इनका खुद का ही है एक तरीके से, किसी को इनको किराया नहीं देना कि भैया हम आपके यहाँ डेटा स्टोर कर लें, हम वहाँ से डेटा एक्सेस करना चाह रहे हैं, ये दिक्कत आ रही है वो दिक्कत आ रही है, नहीं, आपके पास खुद ही है सारा डेटा अपना। और कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एडवांटेज हो जाता है, स्पेशली जब वो डेटा मोनेटाइज करने की बारी आती है। तो ये मुझे एक बहुत ही पॉजिटिव फैक्टर और लगता है इनके बारे में कि दे हैव डेटा इन हाउस रादर दैन लेट्स से इन्होंने किसी और क्लाउड होस्टिंग प्लेटफॉर्म पे ही सारा डेटा पटका हुआ हो अपना। तो ये बहुत ही एक बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है यहाँ पे, एंड ये इसका कंपेटिटिव एडवांटेज एक और हो जाता है। तो 4 मेन कंपेटिटिव एडवांटेजेस यहाँ पे हमने डिस्कस किए हैं। अब हम चलेंगे स्क्रीन के ऊपर, वहाँ पे screener.in विजिट करेंगे, इनकी इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन भी विजिट करेंगे और ट्रेडिंग व्यू पे चल के चार्ट भी देखेंगे। गाइस हमेशा की तरह इस वीडियो का जो एक्स्ट्रा कंटेंट है ना, यानी कि मेरी इन्वेस्टमेंट थीसिस, वो जा रही है सिल्वर मेंबर्स के लिए। तो ज्वाइन बटन दबाएं, सिल्वर मेंबरशिप एक्टिवेट करें और वहाँ जाके उसकी वीडियो अलग से देखें और समझें कि मैं इस कंपनी में कितना इन्वेस्ट कर रहा हूँ, करना चाह रहा हूँ, नहीं करना चाह रहा, मेरी थीसिस क्या है, आपको किस हिसाब से इसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए, और अगर मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ या नहीं कर रहा तो मैं वो क्यों नहीं कर रहा या क्यों कर रहा हूँ, राइट। तो वहाँ पे मैं सारी चीज़ें बहुत ओपनली डिस्कस करता हूँ, डिस्क्लोज करता हूँ। अगर आप वो जानना चाहते हैं तो वहाँ पे जा सकते हैं, सिल्वर मेंबरशिप एक्टिवेट कर सकते हैं, वरना अभी तो चलते हैं सीधा स्क्रीन के ऊपर। इस वीडियो को भी खत्म करना है, उसके बाद ही जाके सिल्वर मेंबरशिप का कंटेंट देखना, वरना फिर बीच में बात अधूरी रह जाएगी हमारी। तो चलते हैं स्क्रीन के ऊपर। तो गाइज हम आ चुके हैं screener.in पे और एप्पल इंडिया का हम यहाँ पे स्नैपशॉट से ले लेते हैं फंडामेंटल्स का और बाकी सारी चीज़ों का। मार्केट कैप आप देख सकते हैं 14,000 करोड़ की कंपनी है, बहुत छोटी कंपनी है। स्टॉक का PE डेफिनेटली थोड़ा महंगा चल रहा है इस समय, बट काफ़ी बिजनेसेस का चल रहा है, एंड स्पेशली उन बिजनेसेस का जिनमें लगातार ग्रोथ आ रही है, राइट। इसके अंदर आप देख सकते हैं प्रमोटर होल्डिंग ऑलमोस्ट 60% की है, इसके अंदर कोई भी प्लेजिंग नहीं है, राइट। अब इसको लिस्ट हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, इसलिए आपके जो 5 ईयर्स वाले मेट्रिक्स है सारे यहाँ पे ब्लैंक हैं, बट रिटर्न रेशियोज इसके बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं और होने भी चाहिए। एसेट लाइट मॉडल है, SaaS कंपनी है, तो रिटर्न रेशियोज आपके ज़्यादा होने ही चाहिए। तो एक बार हम आगे चलते हैं, इसके अंदर हम ये प्रोज कौन से सब हम स्किप कर रहे हैं। यहाँ पे कंपैरिजन मैं कहूँगा आप स्किप करें, क्योंकि कोई भी पीयर नहीं है जो सिमिलर बिजनेस में लिस्टेड हो, तो आप कंपेयर इंडिया में नहीं कर सकते। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेट्रिक होता है किसी भी बिजनेस के लिए, क्योंकि हमें देखना होता है कि ऑपरेशन से क्या रेवेन्यू आ रहा है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि मार्जिन रिसेंटली हल्का हिट लिया है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट हम देख सकते हैं कि मार्जिन इसके कंसिस्टेंटली स्टेबल रहे हैं। यस, पहले बहुत हाई होते थे बट वो थोड़े कम हो गए हैं। दे आर ऑल्सो टारगेटिंग न्यू टेरिटरीज, न्यू जोग्राफीज टारगेट कर रहे हैं, डेवलप्ड मार्केट्स में बहुत ज़्यादा जाना चाह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे है कि अगर आप डेवलप्ड मार्केट्स में जा रहे हैं, राइट, और आप एक्सपैंड वगैरह कर रहे हैं और आप नई नई टेरिटरीज या नए नए कस्टमर्स को एक्वायर कर रहे हैं, तो वहाँ पे थोड़ा मार्जिन हिट आपका ले सकता है। बिकॉज सिमिलर थिंग वी रियलाइज्ड विद रूट मोबाइल कि वो भी जब एक्सपैंड करना चाह रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप थोड़ा मार्जिन पे मे भी कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। बट हम इस चीज़ को एक्टिवली ट्रैक कर रहे हैं, करेंगे कि किस हिसाब से मार्जिन इनके स्टेबलाइज होते हैं। अब तक मुझे ऐसा कोई बड़ा नेगेटिव नहीं निकल के आया है बाहर कि मैं कहूँ कि नहीं मार्जिन जो इनके कम हो गए हैं उस पर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली ध्यान दें। तो इनकी जो कॉन कॉल वगैरह भी थी वो देखी है और उस बेसिस पे मुझे ऐसा कोई बहुत बड़ा नेगेटिव ट्रिगर नहीं दिखा। बट आप देख सकते हैं डेफिनेटली मार्जिन्स में एक सिग्निफिकेंट फॉल है, स्पेशली ट्रेलिंग 12 मंथ्स की अगर हम बात करें। लेकिन एट द सेम टाइम हम देख सकते हैं कि इनकी सेल्स काफ़ी अच्छे से बढ़ती जा रही है, इसलिए आपकी जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, नेट प्रॉफिट है, उसके अंदर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्रोथ आप देख सकते हैं ये कंपनी रिकॉर्ड कर रही है लगातार। अब हम एक बार नीचे चलते हैं और हम एक बार शेयर होल्डर्स की ही बात कर लेते हैं। तो शेयर होल्डर्स जो आपके प्रमोटर हैं, रिसेंटली उन्होंने स्टेक कट किया है, लिस्टिंग के बाद उन्होंने थोड़ा अपना स्टेक सेल किया था। FIs की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि FIs की होल्डिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग है इसके अंदर, राइट। और आफ्टर ऑल सिंगापुर से काफ़ी ऑपरेशंस हैं कंपनी के, तो FI होल्डिंग स्ट्रॉन्ग होनी भी थी इसकी, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, कुछ उसमें सरप्राइजिंग नहीं है। DIS के पास अराउंड 6.5% है, एंड प्राइमरीली इन दिनों पब्लिक के पास काफ़ी शेयर्स इसके आ चुके हैं। और इसीलिए में भी शायद अगेन ज़रूरी नहीं है, बट शायद थोड़ी वॉलेटिलिटी जो बढ़ी हुई है, क्योंकि रिटेलर्स ही थोड़ा ज़्यादा सेलिंग एंड बाइंग इसके अंदर कर रहे होते हैं। तो चलते हैं एक बार हम पहले नंबर्स के ऊपर, जो
Q2 एंड हाफ ईयरली FY22 की इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन है, अर्निंग प्रेजेंटेशन है, उसके ऊपर चलते हैं। यहाँ पे हम ये सारी चीज़ें स्किप कर देंगे। आप यहाँ पे परफॉर्मेंस हाइलाइट्स देख सकते हैं। LTM का पहले मैं आपको मतलब बता दूं, वो है लास्ट 12 मंथ्स, तो या लेटेस्ट 12 मंथ्स, आप जो भी कहना चाहें। ट्रेलिंग 12 मंथ्स भी एक ही बात हो जाती है हमारे लिए यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे रेवेन्यू बहुत ही सॉलिडली जंप करके गया है। अगर क्वार्टर की बात करें, हम हाफ ईयरली की बात कर लेते हैं यहाँ पे जब नंबर्स हैं, राइट। हम देख सकते हैं ईबिटा की ग्रोथ बहुत अच्छी है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की ग्रोथ भी बहुत अच्छी है, और ये सब हमने देखा कि रेवेन्यू के बढ़ने की वजह से है बहुत ज़्यादा। ऐसा नहीं है कि इनके मार्जिन्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, मार्जिन्स तो इनफैक्ट कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, बट रेवेन्यू बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो ये सारी चीज़ें हमें होती हुई इसके अंदर दिख रही है। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल समरी अगर आप पढ़ना चाहते हैं, पॉज करके पढ़ सकते हैं। मैं नंबर्स गो थ्रू कर चुका हूँ, मेरे को ऐसा कोई रेड फ्लैग नहीं दिखा जिसको मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे डिस्कस करूँ। ये जो इनका पैट मार्जिन है ना परसेंटेज में, जो कहीं ना कहीं हमें थोड़ा गिरता हुआ दिख रहा है, इस पर डेफिनेटली मैं और वर्क करना चाहूँगा, समझना चाहूँगा चीज़ों को। अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक यू कैन डेफिनेटली लुक इनटू इट। बिजनेस में मेरे को ऐसा कोई रेड फ्लैग नहीं दिखा कि मैं यहाँ पे पॉइंट आउट करूँ, स्पेशली फाइनेंशियल साइड पे। कंसोलिडेटेड बेसिस पे यहाँ पे हाफ ईयरली परफॉर्मेंस इन्होंने बता रखी है। अगेन आप इसको पॉज करके देख सकते हैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, हम डिस्कस करते आ रहे हैं कि कैसे रेवेन्यू वगैरह इनके काफ़ी बढ़ रहे हैं, इसलिए आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में एक सॉलिड जंप देख सकते हैं। क्वार्टरली परफॉर्मेंस अगेन हम जब हाफ ईयरली डिस्कस कर चुके हैं, तो क्वार्टरली क्या डिस्कस करेंगे यहाँ पे। मैं आपको रेवेन्यू ब्रेकअप भी बता चुका हूँ। इन्होंने खुद से भी कहा कि इंटरनेशनल रेवेन्यू गोइंग फॉरवर्ड विल इंक्रीज, और ये होता हुआ हमें दिख रहा है, विच इज़ अगेन अ बिग पॉजिटिव, क्योंकि इन्होंने अपनी 1-2 कॉन कॉल पहले कहा था कि Q2 या हाफ ईयरली से हमें लगेगा कि हाँ यार इंटरनेशनल रेवेन्यू बढ़ना शुरू हो गया है, और वो एक्चुअली प्ले आउट होता हुआ दिख रहा है। सो दिस इज़ अगेन अ पॉजिटिव कि मैनेजमेंट ने जो कहा वो डिलीवर होता हुआ हमें यहाँ पे दिख रहा है। इसको भी हम स्किप कर देते हैं। रिटर्न रेशियोज वगैरह हम स्क्रीनर पे देख चुके हैं, इनको स्किप कर देते हैं। अभी CPCU बिजनेस मॉडल जो है इनका, उसके बेसिस पे बता रहे हैं कि नंबर ऑफ कन्वर्टेड यूजर्स कितने हैं मिलियंस में, एवरेज CPCU कितनी मिलती है और रेवेन्यू कितना अर्न हो रहा है। तो उस बेसिस पे आप देख सकते हैं कि एवरेज कॉस्ट पर कन्वर्टेड यूजर इनकी बढ़ती जा रही है, और कहीं ना कहीं इसलिए इनकी इनकम भी यहाँ पे बढ़ती जा रही है। और डेफिनेटली बिजनेस तो बढ़ ही रहा है, ज़्यादा लोगों को टारगेटिंग हो रही है, ज़्यादा यूजर्स कन्वर्ट हो रहे हैं। कन्वर्जन ट्रेंड भी आप देख सकते हैं, तो बड़ी एक हेल्दी ग्रोथ दिखाता हुआ चल रहा है यहाँ पे। एंड ये जो इनका CPCU बिजनेस मॉडल है, इसमें कितने लोग कन्वर्ट हो रहे हैं, इसको डेफिनेटली आपको ध्यान में रखना है कि किस हिसाब से ग्रोथ आ रही है। अब देखो होता क्या है ना, बीच बीच में कहीं ना कहीं डिक्लाइन सा आने लगता है हल्का, तो सीजन होता है सेल का, 50 चीज़ें होती हैं जो इफेक्ट कर रही होती हैं चीज़ों को, और बिजनेसेस कौन से कब अच्छे चल रहे हैं। फिर कोविड की वजह से बड़े हिट लिया था सबने, तो इसीलिए आपको देखना होता है कि कभी कभी होता है कि इनके अंदर स्टैग्नेशन आ जाती है, तो उस समय स्टॉक को मार्केट वैल्यू से सबसे नहीं कर रही होती, एंड एकदम हाइपर ग्रोथ आती है तो मार्केट उसको अच्छे से वैल्यू करने लगती है। तो हम EFGH इन पे हम बात कर चुके हैं। तो गेमिंग प्राइमरीली, जी से मेरे लिए गेमिंग ही होती है, बट आप गवर्नमेंट ग्रोसरीज इनको भी ले सकते हैं। F से FMCG फूड की हमने बात करी थी, उसमें फिनटेक भी कहीं ना कहीं आता है डेफिनेटली। E की अगर हम बात करते हैं तो E-कॉमर्स एंटरटेनमेंट सबसे बड़ा है हमारे लिए, और एडटेक आजकल ग्रो करने लगा है बहुत ज़्यादा। एंड एडटेक में हमें पता ही है कि सबसे पहला नाम हम सबके सामने आता है बाईजूस का। तो कहीं ना कहीं कंपनीज बहुत पॉपुलर है, बहुत एड्स रन करती हैं। एंड HCM हेल्थ केयर, इसकी भी हम बात कर चुके हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रेवेन्यू कॉन्ट्रीब्यूशन किस हिसाब से चल रहा है इन कैटेगरीज का, और अप्रॉक्सीमेटली 90% रेवेन्यू आ ही इन्हीं कैटेगरी से रहा है। अब हम चलते हैं एक बार नीचे, और ये चीज़ हम स्किप करेंगे। यहाँ पे हम देख सकते हैं ऑलमोस्ट 60% प्रमोटर्स के पास होल्डिंग है। यहाँ पे मैंने आपको बिजनेस सेगमेंट्स वगैरह समझा दिए हैं, पेटेंट्स वगैरह की बात हम कर चुके हैं। तो हम आगे चलते हैं वापस। अब आप देख सकते हैं कि इन्होंने अपना CPCU बिजनेस का अगेन रेवेन्यू का ब्रेकअप दिखाया है, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। बेस्ट चीज़ मुझे क्या लगी, जिस वजह से आपको इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन विजिट करनी चाहिए, मैं क्या करूँगा, अपने नोट्स जो हैं और ये इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। तो नोट्स तो मेरे हैंड रिटन हैं, जो डिजिटल फॉर्म में लिखता हूँ मैं सारे, तो वो वहाँ पे डाल दूंगा, और ये वहाँ पे डाल दूंगा। तो कहीं ना कहीं आपको और हेल्प हो सकती है। टेलीग्राम अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, 1 टाइम मेंबरशिप फी है उसकी, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मेरा मोबाइल नंबर डिस्क्रिप्शन में है। क्यों आपको इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन पढ़नी चाहिए, बिकॉज इसमें इन्होंने केस स्टडीज़ वगैरह दे रखी है, और आप इनकी वेबसाइट पर जाकर पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई एक्सक्लूसिव चीज़ है। एक्सक्लूसिव चीज़ जो आपको लगेगी थोड़ी, वो यही है जो मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, राइट। तो ये चीज़ आप डेफिनेटली पढ़ें, बैठ के एक बार समझें। इंडिविजुअली मैं केस स्टडीज़ यहाँ पे डिस्कस नहीं करना चाह रहा, क्योंकि ये दूसरे बिजनेसेस हम यहाँ पे डिस्कस करने लगेंगे। मैं चाह रहा हूँ मैं एफएल इंडिया पे ही फोकस करें। बट आप देख सकते हैं कि किस तरीके से न्यू यूज़र कन्वर्जन होता है, एग्जिस्टिंग यूज़र रिपीट कन्वर्जन होता है, और कैसे
ऑफलाइन पे न्यू यूज़र्स का कन्वर्जन होता है। तो वो सारी चीज़ें इन्होंने बता रखी हैं और आप यहाँ पे नीचे जाके देख सकते हैं कि कैसे इन्होंने अलग अलग तरीक़ों से टारगेट किया और किस हिसाब से रिजल्ट्स वगैरह आए। तो जैसे टोकोपीडिया का इन्होंने एग्जांपल दिया है, तो उसमें इन्होंने क्या क्या चीज़ें करी, किस हिसाब से हेल्प किया, क्या इन्होंने प्लान किया, क्या सोल्यूशन प्रोवाइड किया और उसके रिजल्ट क्या रहे। नीचे इन्होंने CoinDCX का बताया है, फॉसिल ब्रांड का भी बता रखा है कि किस हिसाब से सेल्स वगैरह बढ़ाई होंगी इन्होंने। तो ये सारी चीज़ें आप खुद से विजिट कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं यहाँ पे। हम चलते हैं ट्रेडिंग व्यू के ऊपर। मेरी ट्रेडिंग व्यू की प्रोफाइल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। चार्ट पे पहले से लाइंस बनी हुई है, मैं आपको कह रहा हूँ, मैं एक्टिवली ट्रैक करता हूँ इस कंपनी को, राइट। एक बार EMA लगा के देख लेते हैं हम 200 की कहाँ पे आ रही है। तो हम देख सकते हैं 200 की EMA काफ़ी नीचे है, तो इसको अभी हम थोड़े टाइम के लिए इग्नोर कर देंगे। बीच में ये ऐसे 200 EMA के नीचे आया था, बट दैट वाजंट अ बिग वरिंग फैक्टर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक सपोर्ट लाइन थी। अगर सपोर्ट लाइन टूट जाती डिसाइसिवली तो हम इसके अंदर से बाहर होते, अदरवाइज कोई दिक्कत की बात नहीं थी। मैंने कि जैसा आपको बताया कि एक्टिव ट्रैकिंग हमारी SaaS कंपनीज और इनके ऊपर कहीं ना कहीं है, और यहाँ पे भी मेरे को एफिल इंडिया की जो बिजनेस मॉडल है वो काफ़ी पसंद है, तो इसलिए मैं इसको एक्टिवली ट्रैक करता आ ही रहा हूँ। और हमारे लिए भी एक बहुत बड़ा नेगेटिव ट्रिगर हो जाता अगर ये इसके नीचे चला जाता, बट ये नहीं गया और यहाँ से इसने एक रिबाउंड दिखाया है बहुत अच्छा। अब कुछ लोगों को हो सकता है लगे कि थोड़ा स्टॉक प्राइस कम है, बट वो इसीलिए क्योंकि इन्होंने यहाँ पे स्प्लिट किया था कुछ टाइम पहले, राइट। स्प्लिट करने के बाद थोड़ा ऊपर गया था, बट फिर वो फालतू डोजी कैंडल्स मारनी शुरू कर दी। और जो भी इसकी रेजिस्टेंस है ना, इसको पिंक लाइन में कर देते हैं, थोड़ा कलर ब्राइट दिखेगा स्क्रीन के ऊपर आपको। 1200 रुपीज़ की जो रेजिस्टेंस है, जब तक ये कैंसिल आउट नहीं हो जाती, इसके अंदर एक बड़ी तेजी आपको देखने को वापस नहीं मिलेगी। और ये रेजिस्टेंस इसकी बहुत ही सॉलिड बन गई है, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हैं डबल टॉप काइंड ऑफ फॉर्मेशन भी है। कुछ लोग कह सकते हैं कि तो जतिन ट्रिपल टॉप बना हुआ है या एक बड़ा डबल टॉप बना हुआ है, आप जो कहना चाहते हैं कह सकते हैं। रेजिस्टेंस होती है, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आपकी 1200 की रेजिस्टेंस है, जब तक ये नहीं कटती तो एक हमें बड़ी चाल आती हुई यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं दिख रही। यस, आपकी जो सपोर्ट लाइन्स है वो बहुत अच्छे से फॉलो हो रही हैं, राइट। तो हो सकता है यहाँ पे जाके रुक जाए अभी जो रिसेंट करेक्शन आ रही है, और लेटेस्ट से यहाँ जाके नहीं रुकता और वापस यहाँ पे आ जाता है। तो सबसे पहली दिक्कत तो क्या होगी कि 200 EMA जो काफ़ी ऊपर है ना इस समय यहाँ पे, वो बहुत ज़्यादा दिक्कत दे देगी इसे, क्योंकि ये स्टॉक का प्राइस बहुत नीचे आ जाएगा और 200 EMA यहीं कहीं रह जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ा नेगेटिव ट्रिगर है अगर ये ब्रेक डाउन दे देता है यहाँ तक, राइट। बट ये सपोर्ट हम फॉलो करके चलेंगे। अगर ये सपोर्ट होल्ड होता है तो मेरे ख्याल से कोई घबराने वाली बात नहीं है। इन कंपनीज के अंदर आपको ये एक्सपेक्ट करना ही होगा कि वॉलेटिलिटी थोड़ी ज़्यादा रहेगी, क्योंकि मार्केट इनको वैल्यू थोड़ा प्रीमियम पे करता है। तो यहाँ पे हमें देखना है कि बस ये कहाँ तक जाता है, इसकी करेक्शन कहाँ तक रहती है। दिस कैन बी अ गुड एडिशन लेवल। 1000 रुपये, 1025 रुपये आ रहा है यहाँ पे, और ये लेवल तो बहुत ही शानदार है अगेन और बाइंग के लिए, क्योंकि यहाँ पे आपका स्टॉक पहले सपोर्ट होल्ड करके गया है, जबकि 200 EMA के ज़रा सा नीचे आ गया था तब भी। तो कहीं ना कहीं ये बिल्कुल एक वो फॉल्स ब्रेकडाउन होता है स्टॉप लॉसेस ट्रिगर कराने के लिए, जो कि बहुत ही कॉमन है मार्केट के अंदर। तो ये सारी चीज़ें कुछ ऐसा नहीं है कि अलग हुआ है इसके अंदर या कुछ बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरीली इंटरेस्टिंग है, बट इसके पीछे की आपको साइकोलॉजी समझ आनी चाहिए, या इसके पीछे का आपको रीज़न समझ आना चाहिए बेसिकली, कि मार्केट ने अगर ये किया तो क्यों किया। तो ये आपका बिल्कुल 200 EMA के देखो नीचे कैसे रो के गया है, और गया है तो बिल्कुल 200 EMA पे टकराए जा रहा है। और ज़रा से दिन के लिए छोटी छोटी कैंडल मारी, एक लाल कैंडल मारी है बड़ी थोड़ी, जिससे सबको डर लगे, और अगले दिन हरा मार के फिर ऊपर ले जाना शुरू कर दिया। तो आपका पूरा जो कंफर्मेशन था यहाँ पे ब्रेकडाउन का वो आया ही नहीं। यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस जेन्युइनली अगर आप ढंग से काम कर रहे होते तो ट्रिगर भी नहीं हुआ मेरे सिस्टम के हिसाब से। एंड कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि बस जो लोग घबरा के निकल गए होंगे निकल गए, और ये फिर सीधा गया सीधा 1200 रुपये पे। तो ये रैली तो बहुत ही शानदार थी 50% की, राइट। 800 का शेयर 1200 हो गया, किसको अच्छा नहीं लगेगा। बट अब वापस हम देख सकते हैं कि छोटी करेक्शन चल रही है, तो इसको आप मान के चलें कि करेक्शन में भी हो सकता है थोड़ी लंबी चले टाइम वाइज, क्योंकि मार्केट्स थोड़ी वॉलेटाइल हैं इस समय। आप देख भी सकते हैं कि मैं वीडियो बना रहा हूँ 9 तारीख को और मार्केट्स क्लोज हो चुकी हैं, तो उस दिन का क्लोजिंग हम यहाँ पे देख रहे हैं। ये वीडियो आपके लिए मोस्ट प्रोबेबली पब्लिश हो रही है मंडे के दिन, मंडे नहीं तो ट्यूसडे मैक्सिमम। तो मुझे तो लगता है कि आपको एफिल इंडिया को रडार पे रखना चाहिए, इसके लेवल्स की वेट करनी चाहिए। अगर ये ज़रा सा भी नीचे आए तो आपको इसके अंदर बाइंग करने में कोई बुराई नहीं है यहाँ पे, बट इसके अंदर एक डीपर स्टॉप लॉस 800 रुपये का आपको फॉलो करना ही करना है। ये डिसाइसिवली कट जाए ना तो बाय बाय कर देना, फिर मत सोचना कि बढ़िया कंपनी है, ये है वो है। टेक्निकल्स में, प्राइस में इतनी चीज़ें होती हैं ना जो हम फंडामेंटली तो हमें बहुत बाद में पता चलती हैं, राइट। तो इसीलिए प्लीज़ टेक्निकल्स को आप ब्लेंड करना शुरू करें। मेरी सलाह तो यही है, अगेन आपको जो सिस्टम सूट करता है आप उस पर काम करें। अगर चार्ट्स अवेलेबल हैं, चार्ट्स आपको कुछ बता रहे हैं, तो उसकी सुननी बहुत ज़रूरी है, बिकॉज दिस इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ स्टॉक मार्केट, राइट। आपकी रिसर्च हो गई, न्यूज़ हो गई, इन्फॉर्मेशन हो गई, सब सेकेंडरी है। शेयर मार्केट में जो टिक्स बन रही होती है ना बायर और सेलर की, वो प्योरेस्ट फॉर्म है।
टेक्निकल्स का भी प्योरेस्ट फॉर्म प्राइस है, इंडिकेटर्स इसलिए हम बहुत कम यूज़ करते हैं। इनफैक्ट मैं मूविंग एवरेज को भी हाइड कर देता हूँ, ज़रूरत है नहीं हमें, इसीलिए लगा रखी है 200 की मूविंग एवरेज, क्योंकि अंदर में कई सारे स्टॉक एनालिसिस चल रहे हैं और मेरे को लगा कि हम जो भी स्टॉक्स डिस्कस कर रहे हैं या जो भी चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं उसमें कम से कम ये देख के देखें कि लॉन्गर टर्म में अभी क्योंकि वॉलेटिलिटी ज़्यादा है ना, तो कहाँ तक स्टॉक्स आ सकते हैं। तो मेरे ख्याल से अगर एप्पल को अपनी जर्नी कंटिन्यू रखनी ऊपर जाने की, इसके नीचे इस बार नहीं आना चाहिए। हो सकता है थोड़ा नीचे आया तो हल्का सा यहाँ तक आ जाए, राइट। ये जो आपका लेवल है 950 के अराउंड का, इसके नीचे मुझे नहीं लगता इसे जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि 200 EMA फिर इसके ऊपर आ जाएगी और ये स्टॉक का प्राइस नीचे चला जाएगा, विच वुड बी अ वेरी वेरी बैड थिंग फॉर एप्पल इंडिया। तो लेकिन अपना डीपर स्टॉप लॉस फॉलो करके चलें। अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए जा रहे हैं, ट्रेडिंग अगर आप कर रहे हैं तो आप स्विंग यहाँ पे खेल सकते हैं, आपके ऊपर है। इट्स नॉट एन इन्वेस्टमेंट और अ ट्रेडिंग रिकमेंडेशन फ्रॉम माई एंड, आफ्टर ऑल वीडियोज आर मेड फॉर एजुकेशनल पर्पज। लेकिन अगर आप एक सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के साथ जुड़ना चाहते हैं तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी। आई हैव अ फर्म बाय द नेम ऑफ मनीक्राफ्ट विच इज रजिस्टर्ड विद सेबी एज इन्वेस्टमेंट एडवाइजर। वी विल बी वेरी हैप्पी टू हैव यू एंड हेल्प you in your investing journey. So guys, that would be it for this video. Thank you so much for being part of the Bull of Dalal Street YouTube channel. अगर आप टेलीग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं मुझे बता सकते हैं, मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वी विल बी हैप्पी टू हैव यू ओवर देयर एज वेल। वहाँ का कंटेंट एक्सक्लूसिव वहीं का कंटेंट होता है, वो हर जगह शेयर नहीं होता, राइट। एंड हम काफ़ी सारी चीज़ों पे वर्क करते हैं, इंक्लूडिंग टैकलिंग मेंटल हेल्थ इशूज़ विच माइट अराइज ड्यू टू लॉसेज इन द स्टॉक मार्केट और ड्यू टू द स्टॉक मार्केट। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत ही एक अलग सर्विस है आप लोगों के लिए। टेक्निकल्स, फंडामेंटल्स, ये सब तो है ही, पोस्ट मार्केट अपडेट्स वगैरह भी वहाँ पे हैं। तो थोड़ी डिफरेंट चीज़ है, थोड़ा मेरा एक्स्ट्रा एफर्ट है वहाँ पे, तो आप मुझे ज़रूर बता सकते हैं। सिर्फ वन टाइम ज्वाइनिंग फी है उसके बाद कुछ भी नहीं है। सो थैंक यू सो मच, आई सी यू इन द नेक्स्ट वन। होपफुली आपको स्टॉक एनालिसिस वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़रूर इस वीडियो को शेयर करें व्हाट्सएप, टेलीग्राम ग्रुप्स पे अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने एंथुजियास्टिक कलीग्स के साथ जो स्टॉक मार्केट में इंटरेस्टेड हैं, ताकि उनको एक विजन मिल सके, एक बिजनेस को देखने का नज़रिया आ सके कि किस हिसाब से हम एप्पल को जज कर सकते हैं। और टेक्निकल चार्ट्स तो आपको देखो हेल्प करेंगे ही कहीं ना कहीं, तो ये आप डेफिनेटली फॉलो करें। मैं ऐसा करूँगा, मैं ट्रेडिंग व्यू पे भी ये चार्ट डाल दूंगा। तो अगर आप मेरे लिंक को फॉलो करते हैं, नीचे प्रोफाइल को लिंक मैंने दे रखा है, तो ट्रेडिंग व्यू पे आपको चार्ट मिल जाएगा। तो एप्पल का चार्ट मैं इस वीक डेफिनेटली पब्लिश कर दूंगा, होपफुली पहले ही कर दूंगा। सो गाइज, दैट वुड बी इट। थैंक यू सो मच, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय, जय हिंद।